हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार और हमारे चैनल M2M क्लासेस पर। तो कल हमने पढ़ लिया था डाइजेशन इन ह्यूमंस में मुख जुबान के बारे में। आज उससे आगे अपनी प्रोसेस चालू करेंगे। देखिए खाना आगे कैसे पचेगा और किन किन ग्रंथियों का काम होगा और किन किन ऑर्गन्स का काम करेंगे। ठीक है, चलिए। हम डाइजेशन में कल माउथ पढ़ सके थे, अब देखिए अब मैं आपको सामने एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ पहले ना। तो बनाने के लिए देखिए जरा ध्यान से देखिए, पहले 10 बनाइए, 10। पुराने ज़माने का 8 बनाइए, फिर 6 बनाइए पुराने ज़माने की। टोपी पहना, ये बताई थी मैंने तुम्हें। ये पिंड पाइप होता है, ये एपिग्लोटिस होता है। अब आगे पढ़ने वाले हैं हम फूड पाइप के बारे में। फूड पाइप से पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे यवला के बारे में। ये यवला मैं तुम्हें कल बताया था, यवला क्या होता है। मतलब इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फूड। ये क्या करता है, यवला के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए पहला टॉपिक डालिए अब यवला। देखिए यवला डाल दीजिए, यवला। यह भोजन को यह भोजन को दिशा प्रदान करता है। यह भोजन को दिशा प्रदान करता है, प्रदान करता है। मैंने आपको कल बताया था, मैंने आपको ये बताया था कल कि कुछ लोगों में रात को सोते समय यवला की लंबाई बढ़ जाती है। तो वो फिर क्या करता है, एपिग्लोट सॉरी जो फूड पाइप से जो हवा निकलती है, तो वो कठोर ताल से टकरा कर बार बार आवाज़ करता है, जिससे हम कहते हैं हम खर्राटे लें। जैसे देखिए दिशा प्रदान करता है कुछ, यह भोजन को दिशा प्रदान करता है। कुछ लोगों में कुछ लोगों में रात के समय रात के समय यवला की लंबाई यवला की लंबाई बढ़ जाती है। जो कठोर तालु से टकराकर जो कठोर तालु से टकराकर से टकराकर आवाज उत्पन्न करती है। से खर्राटे कहते हैं। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। खर्राटे कैसे लिए जाते हैं आप लोग समझ चुके होंगे। क्या होता है, जो हमारा यबला होता है इसकी लंबाई बढ़ जाती है, फिर बार बार सामने टकराती है, तो इसलिए आप उसे आराम से उतार लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, है ना। आगे पढ़ते हैं हम। यबला देखो, ये यबला तो पढ़ लिया। अब इसके बारे में पढ़ेंगे ग्रास नली के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे ग्रास फूड पाइप के बारे में। ग्रास नली के बारे में, फूड पाइप इसको बोलते फूड पाइप। ठीक है, जरा ध्यान से नोट करें। ठीक है, देखो डालिए, हेडिंग डालिए फूड पाइप। फूड पाइप देखिए, यह भी मांसपेशी से बनी मांसपेशी से बनी मांसपेशी से बनी संरचना होती है। संरचना यह जो भोजन को जो हम खाते हैं, जो भोजन को स्टोमक तक, स्टोमक अमाशय तक, अमाशय तक ले जाती है। यदि इसमें भोजन रुक जाता है, ध्यान से देखिए, यदि इसमें, मैं आपको समझाऊंगा, यदि इसमें भोजन रुक जाता है, भोजन रुक जाता है, तो ये नीचे तो इसे नीचे गिराया जाता है। यदि इसमें भोजन रुक जाता है तो इसे नीचे गिराया जाता है डायफ्राम के द्वारा। देखिए कैसे वर्क करता है, भी बताता हूँ। देखिए पहले इसको नोट करिए, फिर इसकी प्रोसेस बताता हूँ कि हमारा खाना है इसोफेगस में कैसे फंस जाता है और फिर कैसे हमें हिकअप्स आती हैं, है ना। देखो क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। देखो, तो पहले हाँ इसको यबला को हटाओ यहाँ से। होता क्या है, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्या होता है, ध्यान से देखिए। ये हमारा फूड पाइप होता है ना। ये डायफ्राम होता है, यहाँ पर डायफ्राम। फ्लोटिंग रिप्स के पास क्या होता है, डायफ्राम।
ये आगे मैंने आपको बताया था ये स्टोमक है। उसके लिए ज़्यादा ड्राइंग पे ना जाएं। तो ये क्या करता है, ये हमारे फूड को ना, खाने को, हमारे भोजन को स्टोमक तक ले जाता है। क्या होता है, आपने देखा होगा जब खाना खाते हैं तो हमारे ये फूड पाइप में ये वाला जिसको डायरेक्शन दे देता है खाने को, तो ये हमारे क्या फूड पाइप में होकर खाना आता है, तो ये पॉन्ट में जब खाना नीचे चलता रहता है कभी कभी ये फंस जाता है यहाँ पे फंस जाए, कभी ऐसे फूड पाइप में कहीं ना कहीं फंस जाता है। तो तुरंत ये क्या करता है, डायफ्राम डायफ्राम मैसेज देता है डायरेक्ट माइंड को कि ऐसा करो कि यहाँ पे हमारा कुछ फंस गया है, तो थोड़ी थोड़ी सांस निकालो। तो हम खाने में ऐसे ऐसे हिचकी लेते हैं, तो हमको लगता है कि हमको कोई मिस कर रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपको मिस भी करता है, मिस करने के लिए एक सिक्स सेंस बनाया गया है साइंटिस्ट ने, और ये अप्रूवल भी हो चुका है कि अगर आपको कोई मिस करेगा तो आपको हिकअप्स आ सकती हैं, ये साइंटिफिक प्रूफ है। लेकिन क्या है कि हम खाने के तुरंत बाद अगर हिचकी ले रहे हैं तो आपको कोई मिस नहीं कर रहा, क्या हो गया कि खाना आपकी फूड पाइप में फंस गया है। देखिए, आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रीजन ऑफ हिकअप्स। हिचकी की क्या कारण होते हैं आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम अमाशय के बारे में। देखो अमाशय का स्ट्रक्चर ये होता है, तो मैंने कल आपको बताया था, इसको म्यूकस बोलते हैं। यहाँ पे म्यूकस पाया जाता है और यहाँ एससीएल मिलता है। अब मैं आपको पहले लिखवाता हूँ कि अमाशय वर्ग क्या करता है और अमाशय होता क्या है। स्टोमक तो क्या है, अब नेक्स्ट टॉपिक डालिए आप, स्टोमक। देखिए नेक्स्ट टॉपिक डालिए आप, डालिए स्टोमक। देखिए में हाईली कंसंट्रेट हाईली कंसंट्रेट एसिड मिलता है, ठीक, कंसंट्रेट एसिड मिलता है, हाँ इसको एचसीएल बोलते हैं, मिलता है में हाईली कंसंट्रेट एसिड मिलता है, जो रोगाणुओं से, बैक्टीरियाओं से, जो रोगाणुओं से रक्षा करता है तथा यहाँ के यहाँ के एंजाइम्स को एंजाइम्स को एंजाइम्स को एक्टिव करता है, वो एक्टिव करता है। देखो अब क्या होता है, यहाँ के उसने एंजाइम्स को एक्टिव तो कर दिया, लेकिन कभी क्या होता है कि अगर एचसीएल की मात्रा बढ़ जाती है तो हमको एसिडिटी होने की संभावना होती है, और एचसीएल की मात्रा बार बार बढ़ती रहे तो हमको एक रोग हो जाता है जिसे अल्सर बोलते हैं। अल्सर कैसे होता है, मैंने आपको कल एक क्वेश्चन बताया था, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था इंटरेस्टिंग कि हमको गुटखा क्यों नहीं खाना चाहिए, चुंगम क्यों नहीं खानी चाहिए। तो देखो उसका कारण आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि होता क्या है। यदि एचसीएल की मात्रा बढ़ जाती है, यदि एचसीएल की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे एसिडिटी एसिडिटी या निम्नलिखित अम्लीयता अम्लीयता की बीमारी कहते हैं, ठीक है। देखो कभी कभी क्या होता है, तो भी लिखिए। देखो कभी कभी क्या होता है, नोट लिखना है इसके बारे में। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी एचसीएल की मात्रा एचसीएल की मात्रा के अधिक होने के कारण, अधिक होने के कारण अमाशय के पास, स्टोमक के पास घाव हो जाता है ना, घाव हो जाता है, जिसे अल्सर की बीमारी कहते हैं। वेरी डेंजरस डिजीज होती है, अल्सर की बीमारी कहते हैं। देखो अल्सर कैसे होता है, मैं अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। अब चलते हैं अपने स्ट्रक्चर पे। आई थिंक यू आर जस्ट नोटिंग दिस टॉपिक्स। देखो अब देखो जरा ध्यान से देखना कि अल्सर कैसे होगा, अल्सर की बीमारी होती कैसे है। देखिए देखो क्या होता है कि हमने जो खाना खाया वो हमारे स्टोमक में आ गया, स्टोमक में जैसे आ गया तो ये खाने को क्या, इसमें एचसीएल मिलता है, हाईली कंसंट्रेटेड
लेकिन जो खाना आ जाता है, जो ग्लूकोज फॉर्म बनती है उसकी, तो जो HCl मिलता है उसको भून देता है, उसको क्या कर देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए उसे निकाल देता है कि जाओ ग्लूकोज बन गया, अब आगे एब्जॉर्प्शन के लिए चले जाओ। लेकिन हम होशियार लोग, जो आदमी क्या करते हैं कि उसको ना, ये हमारा HCl, जो HCl किससे कनेक्ट रहता है, जो स्टोमक कनेक्ट रहता है हमारे माइंड से, ये करता है कि भाई हाँ, इसने जैसे क्या बोला, जैसे माउथ ने कुछ चबाना स्टार्ट किया, कुछ खाना स्टार्ट किया, तो HCl वो स्टोमक कनेक्ट है उससे, उसको लगेगा कि हाँ कुछ आने वाला है, तो ये क्या कर देता है, ये जो हमारा ये स्टोमक होता है, वो क्या करने लग जाता है, वो करने लग जाता है HCl को क्रिएट्स, ये HCl बनाने लगता है। फिर जैसे इसने गुटखा खाना स्टार्ट किया, तो इसने क्या करा कि HCl बनाना चालू कर दिया। क्यों करेगा ये HCl बनाना चालू? क्योंकि इसको ये लगेगा कि कुछ आने वाला है। अब गुटखा खाते रहेंगे, थूकते रहेंगे, खाते रहेंगे, थूकते रहेंगे, खाते रहेंगे, थूकते रहेंगे, लेकिन इसको क्या लगने लगेगा कि हाँ अब की बार कुछ नहीं आया, अब क्या आने वाला है। फिर ये गुटखा क्या करेगा, खाएगा, दूसरी गोल्ड मोहर डाल लेगा, फिर फेंक देगा, फिर खाएगा, फिर फेंक देगा। लेकिन इसको क्या लगेगा, इसको क्या लगेगा कि हाँ मेरे पास कुछ आने वाला है। ऐसे करते 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 ये इसको, जैसे चुंगम खा लेते हैं, गुटखा खाते हैं तो मुंह को चला, ये क्या होता है, हमारा माउथ कनेक्ट रहता है स्टोमक से। स्टोमक को लगता है कि अगर माउथ चल रहा है, इसका मतलब ये है कि कुछ आने वाला है। चलने का मतलब कुछ खाने के तौर पर चल रहा है। जैसे हम कुछ खाते हैं, ऐसा नहीं कि जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरा HCl बनना होगा। हम कुछ खाते हैं, उसको क्या लगता है कि डाइजेशन के लिए कुछ आने वाला है, और वो कहता है, वो क्या, स्टोमक कहता है कि ओके आई एम रेडी, गिव मी द फूड। मैं क्या करता हूँ, आई एम जस्ट क्रिएटिंग द HCl, मैं HCl क्रिएट कर रहा हूँ, आप मुझे दीजिए। HCl करते करते कभी कभी क्या होता है कि HCl पूरी थैली को, स्टोमक की थैली को भर देता है। तो देखो HCl एक हाईली कंसेंट्रेटेड होता है एसिड, ये बहुत खतरनाक एसिड होता है। क्या होता है, जो हमारे स्टोमक से फिर बाहर निकल के स्टोमक के किसी अमाशय पे, स्मॉल इंटेस्टाइन पे, या फिर हमारी ग्रास नली पे, जैसे जिससे कनेक्ट होती है, जैसे हमारे ऑर्गन्स होते हैं, उनमें भी ये पड़ जाता है HCl। तुरंत HCl पड़ती है, वहां पे घाव हो जाते हैं। उन घावों को, जैसे कहते हैं ना अंदर जलन होती है, उन घाव होते हैं। कभी कभी अल्सर की बीमारी जो होती रहती है, उन घावों से ही बन जाती है अल्सर की बीमारी, जो खतरनाक बीमारी होती है। ऐसा बोला जाता है, अल्सर की बीमारी अगर लगातार लगातार होती रहे, लगातार होती रहे, महीने में 4-5 बार, 6-7 बार अगर अल्सर की बीमारी हो गई, अगर महीने में कुछ ज़्यादा अल्सर किसी को हो रहा है और HCl ज़्यादा हाई कंसेंट्रेट बन रहा है, तो उसको कैंसर की बीमारी हो सकती है। इसीलिए गुटकों पे और उनके पाउच पे लिखा रहता है कि गुटखा खाने से कैंसर होता है। गुटखा खाने से इसलिए कैंसर होता है। मैंने आपको कल पूछा था, इसका आंसर आज दिया है मैंने तुम्हें। ठीक है, देखो। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, ये होता है, ये म्यूकस। देखो ये म्यूकस क्या करता है, मैं बताऊं आपको। आप लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर, जब हमारा ये हाईली कंसंट्रेटेड ऐसे इतना खतरनाक अम्ल होता है हमारे पेट में, तो हमारे पेट को तो वो खत्म नहीं करता है, वहां पे क्यों नहीं करता वो घाव? देखो क्या होता है, ये हमारा खाना जो हमारे स्टोमक में आता है, ये पूरा कवरिंग होता है म्यूकस से। म्यूकस क्या करता है, उसको, जैसे उसकी कंसंट्रेशन को क्या करता है, संजो के रखता है। मतलब उसको ना तो बाहर निकलने देता, ना उसको घाव करने देता, जिससे क्या करता है, उसकी हेल्प करता है स्टोमक की। म्यूकस, म्यूकस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स, एंड म्यूकस इज वेरी इंपॉर्टेंट सबस्टांस इन अवर स्टोमक। ठीक है, ध्यान से रखना। अब देखो क्या होता है, भारत में और भारत से बाहर भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है कि हम मोटापे के शिकार हो रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, ज्यादा लोगों को लगता है ज्यादा खाना खाएंगे ज्यादा मोटे होंगे, ऐसा होता भी है। लेकिन बाहर क्या होता है कि इसका मोटापे को कम करने के लिए वो स्टोमक को स्टोमक का ऑपरेशन करा देते हैं। ऑपरेशन का मतलब ऐसा है कि वो सर्जरी करवा देते हैं। उस सर्जरी को बोला जाता है बैरियाट्रिक सर्जरी। अब बैरियाट्रिक सर्जरी होती क्या है, उसके बारे में पहले डिटेल में लिखो, फिर उसके बारे में आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा बैरियाट्रिक सर्जरी होती कैसी है। फिर आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल, एंड आई थिंक यू आर जस्ट गेटिंग व्हाट आई वांट टू से। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे इन चीजों को, आई होप सो। ठीक है, देखो टॉपिक डालिए, बैरियाट्रिक सर्जरी। बैरियाट्रिक, बैरियाट्रिक सर्जरी। देखिए, एक सेकंड बस पेन बदल लेता हूं मैं। देखिए, वर्तमान में मोटापे की समस्या से, मोटापे की समस्या से समाधान के लिए, समस्या से समाधान के लिए बैरियाट्रिक, बेरी सॉरी बैरियाट्रिक, बैरियाट्रिक सर्जरी का उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है। इसमें होता पता क्या है, पहले मैं लिख लेता हूँ फिर समझना।
मैं एक एक पॉइंट को अपनी भाषा को लिख इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप इन मेरे पढ़ाए हुए को अगर नोट्स बना लोगे तो इन फ्यूचर में भी और प्रेजेंट टाइम पे भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो बोल देते हैं उसे आप भूल जाओगे। विद्या क्या करती है, जो एजुकेशन होती है रिवीजन होती है, विद्या फेर मांगती है। फेर बोले तो रिवीजन। रिवीजन मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर मेरे नोट्स को उतार के चलोगे और प्रैक्टिस करते रहोगे तो जीएस में बहुत अच्छे हो जाओगे, जनरल साइंस में बहुत अच्छे हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है आपसे। देखिए बेराटिक सर्जरी का उपयोग किया जाता है जिसमें क्या होता है, जिसमें जिसमें स्टोमक, इसमें क्या होता है सर्जरी में, स्टोमक जो अमाशय होता है, अमाशय होता है, अमाशय के वक्र को, कर्व को वक्र को कम कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। क्योंकि क्योंकि वह क्या करता है, वह भोजन की मात्रा का निर्धारण करता है, निर्धारण करता है। देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वो देखिए कि भाई ऑपरेशन होगा कैसे। देखो ये है, ये हमारी ये स्टोमक है, सपोज करो स्टोमक, इसमें ये म्यूकस है क्या, ये कर्व को देखो। जब हमको भूख लगती है ना, ये हमारा खाने से, जैसे हमारा खाने से भरा रहता है ये, जब इसको भूख, इसकी प्रोसेस ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे खाने से। अगर भूख लगेगी तो ये प्रोसेस ऐसे करेगा। इसलिए तो बोला जाता है पुराने जमाने में और अब भी हम भी बोलते हैं, सॉरी ये भाई क्या हो रहा है, एक सेकंड पानी लेता हूँ जरा। सॉरी गाइस, एसिडिटी बन गई, चुंगम खा रहा था आज शाम को। देखो क्या होता है, अमाशय का जब हमारा भोजन, देखो क्या हम जब खाना खाते हैं ना, उसमें हमारा अमाशय की जो प्रोसेस होती है वो ऐसे चलती है। उसकी स्टोमक ऐसे बोलता है जब भूख लगता है, पुराने जमाने में बोला जाता था हमारे शरीर में, हमको क्या लग रहा है हमारे पेट में चूहे घूम रहे हैं, चूहे डोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टोमक की प्रोसेस क्या होती है, बहुत तेज होती है ना। देखिए अब हमारा प्रोसेस क्या कर रहा है, हमारा स्टोमक कर रहा है ऐसे। अब देखो क्या करता है, इसमें खाना भरा रहता है। अब हमको लगती है भूख, सपोज करो हमको भूख लग रही है अब, तो हम क्या करेंगे, उसमें इसमें खाना देंगे। इसमें जब खाना आएगा तो ये भरेगा, थैला भरना स्टार्ट करेगा। इसकी स्पीड ऐसे थी, अगर इसमें खाना भरने लग जाएगा तो स्पीड इसकी डाउन होगी, क्यों, इसमें कुछ बनने वाला है। अगर ये हमारा भरता, हम इसको खाना खाते रहे, खाना खाते रहे, खाने खाते रहे, इसकी स्पीड ऐसी थी, फिर ऐसी हुई, फिर ऐसे हो जाए, क्यों, क्योंकि इसमें बनने लगा कुछ। इसकी प्रोसेस ऐसे ऐसे होती रहेगी तो हमारी भूख मिटती रहेगी, मिटती रहेगी। इसको फिर हम भर देते हैं, जिससे किससे, खाने से। फिर इसकी स्पीड बिल्कुल जाम हो जाती है, मतलब स्टेबल हो जाती है, और हम कहते हैं कि हम जिग गए, हम खाना खा चुके पूरा। अब देखो, अब बैरियाट्रिक सर्जरी होती क्या है, देखो देखो बैरियाट्रिक सर्जरी होती क्या है। बैरियाट्रिक, देखो ये स्टोमक है, सपोज करो, इसके कर्व को काट दिया जाता है। भाई देखो हम खाना खाते थे पूरा पेट भर के, जब पूरा पेट भर के खाना खाएंगे तो ज्यादा खाना खाएंगे, ज्यादा मोटे होंगे। ये क्या करते हैं, फिर इसके वक्र को कटवा देते हैं बैरियाट्रिक सर्जरी में, और इसके वक्र को बस आधा कर देते हैं। जब देखो, अब जब खाना पहले इतना आने वाला था, अब इतना खाना आ रहा है, तो इसका मतलब वो इतना खाना आ रहा है तो पतला होगा। अगर पतला होगा तो हो गई सब सर्जरी संपन्न, कि हाँ भाई हमने बैरियाट्रिक सर्जरी करवा ली है, अब हम पतले हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई वांट टू से, कि बैरियाट्रिक सर्जरी होती क्या है। इससे आगे पढ़ते हैं। देखो अब एक चीज और लिखिए। देखो एक पॉइंट लिखिए जरा। देखिए शाकाहारी जीवों में शाकाहारी जीवों में अमाशय अमाशय 4 चैम्बर्स में रहता है, 4 चैम्बर्स में बना होता है। क्योंकि क्योंकि भाई क्योंकि इनमें क्योंकि इनमें सेलुलोज सेलुलोज को पचाने वाले पचाने वाले सूक्ष्म जीव सूक्ष्म जीव सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, जिसके कारण के कारण सेलुलोज सेलुलोज का पाचन होता है, का पाचन हो। देखो बताता हूँ जरा, स्ट्रक्चर से समझाऊंगा। देखो देखो ये है अमाशय किसका,
देखो ये 4 चैम्बर्स में मिलता है, 4 चैम्बर्स में मिलता है उसमें जानवरों में। क्यों? क्योंकि जो चारा होता है सेलुलोज में से पचते हैं वो चार, जो से आपने पढ़ा होगा रूमिनेंट्स जानवर, किसको? रूमिनेंट्स। वो क्या करते हैं? खाना खा लेते हैं, बाद में खाना अपने चैम्बर से निकाल के उनको आराम से डाइजेस्ट करते रहते हैं, क्योंकि सेलुलोज चारे को पचाते रहते हैं। इनमें खाना मिलता है, देखो देखो इन जैसे इनमें भरा रहता है इसका सेलुलोज खाना, ये चारा, इनका चारा इनमें भरा रहता है। तो ये क्या करते हैं? चारे को यहाँ से इन 3 चैम्बर से निकाल कर इस चैम्बर्स में ये डाइजेशन करता रहता है, का डाइजेशन होता है इस चैम्बर्स में। देखो अब अब मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ। देखो कभी कभी आपने देखा होगा डॉक्टर्स क्या, जो 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 बेवकूफ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कभी कभी जहर खा लेते हैं। और डॉक्टर्स को पता है कि अगर ये 2 या 3 घंटे या मेरे पास आ गया 2 घंटे में भी आ गया तो मैं उल्टी करवा दी जाती है, पता है आपको? अगर कोई जहर खा लेता है उसे पहली प्रोसेस क्या करती है? उसे उल्टी करवा दो। क्यों? उसको वोमिटिंग करवा दीजिए। क्यों? क्योंकि अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है। डॉक्टर्स को ये पता है कि इसके अभी पेट में अभी एब्जॉर्ब, अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में इसने खाना नहीं भेजा, जहर इसका अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं पहुंचा होगा। एक बार अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पहुंच गया या जहर पहुंच गया या कुछ सामान पहुंच गया डाइजेशन होने के लिए, फिर उसको ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते अगर एब्जॉर्प्शन हो गया तो। लेकिन डॉक्टर्स को क्या पता होता है कि हमारे स्टोमक में 4 से 5 घंटे तक खाना रहता है, अगर उसकी जान वोमिटिंग से द्वारा उसकी जान को बचाया जा सकता है, अगर उसको पाचन करने के लिए, उसे एब्जॉर्प्शन करने के लिए हम स्मॉल इंटेस्टाइन में न भेजें तो। देखो अब देखिए मैंने आपको बताया स्टोमक के बारे में, है ना? मैंने आपको स्टोमक के बारे में बता दिया। अब देखो क्या होता है स्टोमक के बारे, स्टोमक से क्या होता है। तो स्टोमक से अब ये ड्राइंग पर न जाए कृपा। अब देखो हम पढ़ेंगे कुछ छोटी आंत के बारे में। सपोज करो मेरी छोटी आंत ये है, भाई देखो उस पर मत जाना। छोटी आंत ऐसी कर्व टाइप की होती है, मैं बस रॉन्ग टीचर नहीं हो, समझ लीजिए। तो मैं बना इसलिए रहा हूँ कि प्रैक्टिकल पढ़ाऊँ, लेकिन आप नेक्स्ट पॉइंट डालिए छोटी आंत। क्यों? क्योंकि इसके बाद खाना इस यहाँ पे हो गया डाइजेस्ट, यहाँ पे हो गया डाइजेस्ट। अब यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे खाना पहुंचेगा, ये पहुंचेगा एब्जॉर्प्शन के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, अवशोषित होने के लिए। खाना अब यहीं से अवशोषित होगा। जिस जिस चीज़ को कौन कौन सी चीज़ देनी है, कहाँ कार्बोहाइड्रेट पहुंचाना है, कहाँ प्रोटीन पहुंचानी है, कहाँ फैट पहुंचाना है, ये निर्धारण करता है, ये अब्जॉर्प्शन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। मेरा अगला पॉइंट डालिए छोटी आंत। देखो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। देखिए अब देखिए स्टोमक के बाद, अमाशय के बाद, अमाशय के बाद बाद भोजन, छोटी आंत, छोटी आंत में प्रवेश करता है, छोटी आंत में प्रवेश करता है। यहाँ भोजन को, भोजन को पूरी तरह से पचाया जाता है, पचाया जाता है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, और यह जो छोटी आंत होती है, यह भोजन के पाचन का, भोजन के पाचन का, पाचन का अंतिम स्थान होता है। अगर यहाँ भोजन डाइजेस्ट हो गया, इसके बाद कभी फिर खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, फिर तो अवशोषित होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। अंतिम स्थान या स्मॉल डाइजेशन होता है, स्मॉल वो होता है इंटेस्टाइन होता है। और यह पचे हुए भोजन को, जो डाइजेस्ट खाना हो चुका है, पचे हुए भोजन को, भोजन को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। और क्या होता है, यह भोजन के अवशोषण के लिए, या अवशोषण के लिए निम्न सूक्ष्म बैक्टीरिया मिलती हैं। देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया कि खाना फूड पाइप से स्टोमक में गया, स्टोमक में उसको म्यूकस मिला, एचसीएल मिला, एचसीएल के बाद खाना हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पहुंचते ही ये क्या कर रहा है, ये अंतिम स्थान होता है किसी भी खाने भोजन का डाइजेशन होने का, एब्जॉर्प्शन, यहीं से एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होती है। देखिए
देखो यहाँ पे इसको विली मिलते हैं, जो बैक्टीरिया होती है ना सूक्ष्म जीव, वो जो यहाँ पे ना विली मिलते हैं, विली। आप सोचेंगे विली क्या होता है, देखो विली के बारे में देखो, विली क्या होता है। ये विली इज द इनर फोल्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो अंदर से स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर होता है ना, इनर फोल्डिंग, देखिए स्टाफ से होती है स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर से। जैसे मैं करूँ ये इंटेस्टाइन है, तो ये ऐसे एब्जॉर्ब करती है हमारे इसको, इसको विली बोलते हैं, ऐसे विली। अब मेरा एक जरा ध्यान से बात देखना आप लोग, मैं आपके सामने ना, देखिए देखो क्या होता है। देखो मैं देखो स्मॉल इंटेस्टाइन होती तो अलग तरह की ऐसे मैं आपको, लेकिन अब मैं आप समझाने के लिए आपको ना एक छोटी सी स्मॉल इंटेस्टाइन बना रहा हूँ। सपोज मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन बनाई, ये बना दी। सपोज करिए मैंने ये पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन बनाई है, इसमें क्या होता है, देखो ये पहला पार्ट होता है डिओडियम, डिओडियम का स्पेलिंग शायद इसकी डिओडियम, डी यू डी यू डी यू डी यू, सॉरी यार, डिओडियम निम्न लिख दें क्या, डिओडियम एक ही बार में लिख जाती है ये होता है जेजुनम, ये होती है इलियम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी तीन जगह होती हैं जिनको बोलते हैं डिओडियम, जेजुनम और इलियम। देखिए दोस्तों, अब ये तीनों पार्ट क्या करते हैं, ये हमारे खाने को अवशोषित करने में बहुत मदद करते हैं। मैंने आज आपको ये बताया है कि खाना फूड पाइप से स्टोमक में पहुंचा, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, और स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर क्या क्या होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से पार्ट मिलते हैं। अब यहाँ से खाना पहुंचेगा लार्ज इंटेस्टाइन में, तो वो हम देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन अगली वीडियो में अपने में। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेरी आज के नोट समझ में आए होंगे, जो मैंने आज पढ़ाया आपको समझ में आया। इसके बारे में मैं आपको लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है। चलो आपके लिए कल एक क्वेश्चन दे के जाता हूँ मैं, कि अगर हमारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ अवशोषित हो गया, तो फिर हम वाटर और मिनरल्स कहाँ से लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन अगर सपोज करो हमने अपना वाटर स्मॉल इंटेस्टाइन अवशोषित क्यों नहीं कर पाता, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन अवशोषित कर पाता है, लेकिन अगर लार्ज इंटेस्टाइन पानी अवशोषित न करे तो हमको क्या हो जाता है और क्यों ऐसा हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन अगर वाटर को एब्जॉर्ब न करे तो हमको किसकी बीमारी या क्या रोग हो जाता है। ये दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू फॉर टुमारो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।